अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हमसे पूछा गया है आइडिया ऑफ प्रियम्बल कहाँ से लिया गया। तो इंडिया ने कहाँ से बोरो किया था प्रियम्बल के आइडिया को। तो प्रियम्बल का आइडिया हमको पता है कि कहाँ से लिया गया था, आपका यूएसए से। प्रियम्बल किसके पास थी? यूएसए के पास थी। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने एक प्रियम्बल लिखी हुई थी। हमारा जो अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए आइडिया कहाँ से लिया गया, तो आइडिया प्रियम्बल का यूएसए से लिया गया। लेकिन अगर वहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रियम्बल की लैंग्वेज हमने कहाँ से ली, तो हमने लैंग्वेज कहाँ से ली है, तो लैंग्वेज याद रखनी पड़ेगी आपको। हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये वर्ड क्या याद रखना पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया से। तो लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली है, आइडिया यूएसए से लिया है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको एक याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है किस टाइप का गवर्नेंस सिस्टम इंडिया में। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सामने 4 ऑप्शन थे। सबसे पहले तो कि हम प्रेसिडेंशियल की तरफ जाएं या पार्लियामेंट की तरफ जाएं। हम पे बहुत साल तक, लगभग जो है 100-150 साल हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपना शासन किया, तो हमारे ऊपर उनका भी इन्फ्लुएंस था। तो हमने किस चीज़ को चुना? हमने प्रेसिडेंस और पार्लियामेंट्री सिस्टम में से पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता था वो हम आगे पढ़ेंगे जा करके कि भाई इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम से कैसे डिफरेंट है, कैसे कॉमन है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो कैसा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। समझ आ गया? चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 6 में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। चारों ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हमारे यहाँ पे 3 वर्ड आए हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। सबसे पहले हम एक वर्ड समझते हैं जुडिशरी को। जुडिशरी क्या होती है? जैसे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट है और जो लोअर कोर्ट्स हैं, ये सब इनको मिला करके क्या बोला जाता है? जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं पीएम होते हैं, सीएम होते हैं, पीएम सीएम और मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो इन सबको क्या बोलता है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्यों बोला जाता है? देखो, हर कोई इंसान पीएम सीएम नहीं हो सकता। जब पूरी संसद मिलकर के, हमारे जितने भी माननीय एमपी साहब हैं, सब मिलकर के एक कानून बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट कौन कराता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्रधानमंत्री जी उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, उसको मिलकर के तो सभी ने बनाया है ना, सभी एमपीज ने, लोकसभा के, राज्यसभा के, सभी ने मिलकर के बनाया है। तो वो उस वर्ड को क्या बोलेंगे हम? लेजिस्लेचर। उस वर्ड को क्या बोलते हैं हम? लेजिस्लेचर। लेकिन एग्जीक्यूट कौन करेगा उनको? प्रधानमंत्री जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनके अंडर जो ऑफिसर्स हैं वो सब उनको मिलकर के एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर में क्या डिफरेंस है, समझ आ गया आपको? हमारी पार्लियामेंट सिस्टम में क्या होता है? अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक की ये कहानी समझ आई। अब एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं दोबारा। क्या जुडिशरी कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को? भाई अगर जज साहब ही कंट्रोल करने लगे पीएम सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो क्या देश चल पाएगा? जी नहीं। तो इस ऑप्शन को क्या बोल लेंगे हम? इलॉजिकल ऑप्शन है। इस तरीके से देश नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों ने किसको चुना है? लोगों ने चुना है एमपीज को, तो देश चलाएंगे एमपी। चलिए, क्या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है जुडिशरी को? ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साहब पूरी जुडिशरी को कंट्रोल करने लगे, तो कोई भी न्याय का दरवाजा कहाँ खटखटाएगा? प्रियम्बल में लिखा हुआ 3 तरीके का न्याय होना चाहिए, तो न्याय के लिए हम कहाँ जाएंगे जब सब कुछ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करेगा? तो इससे पॉसिबिलिटी क्या है? इससे पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्दी कोई भी इंसान, ऐसा इंसान प्रधानमंत्री जी बन सकता है कि वो धीरे धीरे क्या बन जाए? डिक्टेटरशिप की तरफ ना चला जाए। तो डिक्टेटर बनने का खतरा था इस चीज़ से, तो इस चीज़ को भी हम अलाउ नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? इन्होंने कहा है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है लेजिस्लेचर को। ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखो, एग्जीक्यूटिव होते हैं छोटे संख्या में लोग। अब हमारे पास एक माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं 58 हो गए, तो टोटल कितने लोग हुए? 60 या 70 लोग मिलकर के। और टोटल एमपी कितने हुए हमारी लोकसभा में? 545। तो क्या 72 लोगों को अधिकार दे दिया जाए कि 545 को आप कंट्रोल कीजिए, और लोगों की जो आवाज़ है, जो पूरा एक देश से चुन करके आए हैं, उनको कंट्रोल थोड़े से लोग करें? तो इससे भी क्या खतरा है? इससे खतरा है डिक्टेटरशिप का। तो इसलिए इस चीज़ को भी लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है?
ये कह रहा है लेजिस्लेचर यानी कि जो लोकसभा प्लस राज्यसभा मिल करके किसको कंट्रोल करेगी, ये जो एग्जीक्यूटिव हैं, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये जो प्रधानमंत्री जी हैं, जैसे विपक्ष सवाल पूछता है तो लोगों की आवाज उठती है, तो लेजिस्लेचर के हाथ में कंट्रोल दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का। समझ गए आप? ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे मैंने इसलिए आपको एक एक ऑप्शन समझाया ताकि आपका लॉजिक डेवलप हो सके कि किस तरीके से क्या चीज पॉसिबल है और क्या चीज पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है जी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पूछा गया है कि इसमें क्या हो सकता है। देखो ये IAS 2020 में पूछा गया है। अब हम इसमें ऑप्शन वाइज चलते हैं कि क्या ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट किया जाता है, कैसे इलॉजिकल आंसर होता है। सबसे पहली चीज नंबर 1 पे देखो आप, इन्होंने कहा है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। देखो हमारे देश में 2 या 3 हजार पॉलिटिकल पार्टी जैसी होंगी जो सभी रजिस्टर्ड है, सभी इलेक्शंस के लिए खड़ी होती हैं। क्या सभी को रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में मिलना चाहिए? क्या ये पॉसिबल है कि सरकार सबकी मिलीजुली बने? जी नहीं, सरकार सबकी मिलीजुली बन ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो सरकार कभी चल ही नहीं पाएगी। तो देश किस चीज में चला जाएगा? इनस्टेबिलिटी में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इलॉजिकल चीजें लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? इलॉजिकल चीजें। ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ते हैं हम। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? गवर्नमेंट का मतलब है जी आपका एग्जीक्यूटिव। क्या है? एग्जीक्यूटिव ही तो गवर्नमेंट होती है। एग्जीक्यूटिव्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट का मतलब क्या है? लेजिस्लेचर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो आप। UPPCS ने 2010 में क्या पूछा था आपसे? पार्लियामेंट सिस्टम क्या है? लेजिस्लेचर कंट्रोल करेगा एग्जीक्यूटिव को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होगी पार्लियामेंट का, और रिमूव भी कौन कर सकता है गवर्नमेंट को? पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर ही तो रिमूव करेगी साहब। तो ऑप्शन नंबर 2 चीज क्या लिखी हुई है? बिल्कुल सही, करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 को पढ़ते हैं अब हम कि ऑप्शन नंबर 3 में क्या कमी है। इन्होंने कहा है गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट जो है लोगों के द्वारा चुनी जाती है। एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। क्या लोग ही गवर्नमेंट को हटाते हैं? जी नहीं, गवर्नमेंट को कौन हटाता है? गवर्नमेंट को हटाता है लेजिस्लेचर। कैसे? नो कॉन्फिडेंस मोशन को ला करके। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करके। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा कि भाई हमें सरकार में भरोसा नहीं है, तो लोकसभा में लाया जाएगा ना। लोग कैसे ला सकते हैं भाई उसको? तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या कमी है? यहाँ पे कमी है। ऑप्शन नंबर 4 पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है गवर्नमेंट इज चूजन बाय पार्लियामेंट। गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट। अगर गवर्नमेंट को पार्लियामेंट चुनेगी तो पार्लियामेंट ही तो हटाएगी उसको, फिर कौन हटाएगा? ये कह रहे हैं कि उसको फिक्स्ड टर्म से पहले नहीं हटाया जा सकता। ऐसा नहीं होता है भाई, इंडिया में पार्लियामेंट हटा सकती है। तो सिंपल सी चीज़ है। और ज़्यादा अगर आपको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो आप इसके नीचे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत आराम से लॉजिक पे डेवलप कर सकते थे आप, और ये बन सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, पार्लियामेंट का जो सिस्टम था, सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? फर्स्ट इंट्रोड्यूसन कहाँ किया गया था इसका? तो वो किया गया था ग्रेट ब्रिटेन UK में। तो सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? ग्रेट ब्रिटेन UK में। एक सिंपल फैक्ट है, याद रख लेना इसको बस। क्वेश्चन नंबर 9, ये UPSC ने 1998 में पूछा था, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। देखो इसको भी हम एक एक ऑप्शन से समझेंगे। इन्होंने पूछा है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफरेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से। क्या चीज़ है जो इंडिया के पार्लियामेंट में और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में अलग है? अब देखो इसका आंसर होगा नंबर 4, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हमने जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया था? मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। जब हम क्या पढ़ रहे थे? जब हम पढ़ रहे थे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अपना सोर्सेज क्या अपनाए हैं, तो वहाँ पे हमने बार बार पढ़ा था कि जुडिशियल रिव्यू लिया है हमने USA से, नॉट UK से। तो जुडिशियल रिव्यू इंग्लैंड का अलग है, हमारा अलग है। लेकिन जो बाकी 3 ऑप्शन है वो इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे सेम हुए। दोनों के पास, इंडिया और ब्रिटेन दोनों के पास एक रियल और एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। व्हाट इट मीन? रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। देखो एक बार समझाऊंगा, समझ लेना इसको अच्छे से। रियल का मतलब क्या होता है? एक तो होता है बंदा रियलिटी में हो, रियल में हो, और एक होता है नॉमिनेटेड हो, नॉमिनेट हो। तो हमारे जो रियल एग्जीक्यूटिव हैं वो कौन है?
प्रधानमंत्री जी। तो हमारे रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और हमारे नॉमिनेट एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट साहब। सारे डिसीजन हम किसके नाम पे लेते हैं? प्रेसिडेंट साहब के। लेकिन वास्तविक जो लोगों ने चुन के भेजा है, जिसको जो रियल में पावरफुल है, वो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, रियल एग्जीक्यूटिव। ऐसे ही ब्रिटेन में रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। और नॉमिनेट कौन होता है? जो उनके किंगशिप चली आ रही है, मोनार्किज्म चला आ रहा है, जो किंग और क्वींस होते हैं, क्वीन एलिजाबेथ, प्रिंस हैरी, प्रिंस चार्ल्स, इस तरीके के जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बस। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 का डिफरेंस समझ आ गया? आई होप समझ आ गया होगा। तो ये जो है ना, दोनों जगह सेम है, इंडिया में भी और ब्रिटेन में भी। तो दोनों के पास एक एक रियल एग्जीक्यूटिव है और एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। दोनों के पास, इंडिया और ब्रिटेन दोनों के पास एक सिस्टम है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हमारी जो पार्लियामेंट है उसके प्रति हमारा एग्जीक्यूटिव कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है, इकट्ठा होकर के रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति है? लेजिस्लेचर के प्रति। एग्जीक्यूटिव को इतनी वो नहीं दिया गया है कि भाई साहब आप कंट्रोल करो हर एक चीज को, जी नहीं। तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों में ही कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की टर्म है। इसको समझ आ गया आपको? नेक्स्ट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। दोनों जगह पे 2 सदन हैं। इंडिया में कौन से 2 सदन हैं? इंडिया में 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन, लोअर हाउस बोला जाता है। एल से लोकसभा बनती है, एल से बनेगा लोअर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। तो राज्यसभा को क्या बोला जाता है? अपर हाउस। तो बाई कैमरल का मतलब क्या हुआ? 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इसी तरीके से ब्रिटेन में है। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, इन तीनों को समझ लेना, याद कर लेना कि इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या सेम है। समझ आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हमने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल। हाउ डज अवर मॉडल डिफर? क्वेश्चन वही है कि हम उनसे अलग कैसे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरन, बट इन इंडिया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। ठीक है, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखो, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है ना वो सुप्रीम है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट क्या है? सुप्रीम है। इंडिया में क्या चीज है जो सुप्रीम है? क्या वो पार्लियामेंट है? जी नहीं। इंडिया में क्या चीज है सुप्रीम? इंडिया में सुप्रीम होगा कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से बड़ा कुछ नहीं, ये याद रखना। तो इंडिया में सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इंडिया की पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, सोवरन नहीं है, यहाँ पे लिमिटेशंस हैं, उनको भी समझाया गया है, जुडिशियल रिव्यू है, लिमिटेशन है सरकार के ऊपर। लेकिन ब्रिटेन की पार्लियामेंट सुप्रीम या सोवरन है, सब चीज़ों से ऊपर है। और ये एक अंतर है इंडिया की और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। ऑप्शन नंबर 1 समझ आ गया आपको? ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 2 कहता है, इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल सही बात। क्यों ये जरूरी है? कोई भी अमेंडमेंट अगर हुआ है, देखो सुप्रीम क्या है हमारे यहाँ पे? सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव हुआ है, इस चीज को समझिएगा आप, क्या जो कोई भी बदलाव हुआ है, क्या पार्लियामेंट को उसकी अनुमति हम दे सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी बदलाव कर दीजिए? ऐसे तो कल को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाएगा, तो जो हमारी सुप्रीम चीज है वो ही बदल जाएगी। तो इसलिए इस बदलाव पे, क्या ये बदलाव कानूनी रूप से सही है, क्या ये सच में सही है, इसके लिए इसको किसके पास भेजा जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरीके से नहीं होता है कि भाई एक जज साहब आएंगे और वो ठप्पा मार के चले जाएंगे कि हाँ हाँ सब ठीक है। नहीं, वहां पे क्या बनाई जाएगी? एक बेंच बनाई जाएगी। बेंच का मतलब क्या होता है? 5 जज या 7 जज या 9 जज या 11 जज मिल करके डिसाइड करेंगे कि क्या ये चीज़ सही है या ये चीज़ सही नहीं है। तो जब आप मिल करके डिसाइड करोगे उस चीज़ को, तब आपको समझ में आएगा कि ये बदलाव सही हुआ है या नहीं हुआ है। ये सब हम किस लिए करते हैं? ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है वो बनी रहे। तो इस तरीके से आप समझेंगे तो ऑप्शन 1 भी आपका सही है और ऑप्शन 2 भी सही है। तो और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था IAS 2021 में।
तो इस तरीके से आपका आंसर क्या बनेगा, बोथ 1 एंड 2। अगर आपको फिर भी समझना है तो आप इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको चीज़ें क्लियर कट जो मैंने समझाई है वही मिलेगी, वही समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। इन्होंने पूछा गया कि कौन सा एक फीचर नहीं है, नोट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो मैंने आपको समझाया था कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है। देखो प्रेसिडेंट तो है हमारे पास प्रेसिडेंट है अपने, लेकिन हमारे पास प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़रूरी होती है भाई, वो भी है। एक फेडरल गवर्नमेंट भी है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेट्स को इज्जत देना, स्टेट्स को भी उनकी डिमांड्स को फुलफिल करना, और स्टेट्स और यूनियन के बीच में एक बैलेंस बनाना, डेट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो हमारे पास क्या नहीं है और क्या क्या है, हमारे पास पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का दबाव नहीं है और किसी के कंट्रोल में नहीं है, और फेडरल गवर्नमेंट भी है। ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 यूपी पीसीएस ने 2008 में पूछा आपसे। इन्होंने पूछा क्या चीज़ है जो गलत लिखी हुई है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। क्या हम एक सेक्युलर स्टेट हैं? जी हाँ बिल्कुल हम सेक्युलर स्टेट हैं। कहाँ से पता चला हमें सेक्युलरिज्म का? अपने हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है भाई। और प्रियम्बल में कब जोड़ा गया था ये? प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसके द्वारा सेक्युलरिज्म जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, क्या हम पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाते हैं गवर्नमेंट का? जी हाँ बिल्कुल हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री जी होते हैं, 2 सदन होते हैं, तो हमारा पार्लियामेंट तो है। क्या हमारी पॉलिसी फेडरल पॉलिसी है? क्या हम स्टेट्स को भी प्रीफर करते हैं हर चीज़ में? क्या हम स्टेट्स का हिस्सा स्टेट्स को देते हैं? बिल्कुल देते हैं साहब, क्यों नहीं देते हैं। हमारे यहाँ पे स्टेट्स देखिए आप, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सबको सबके हिस्से मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4, क्या हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है गवर्नमेंट का? जी नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। तो हमारे पास सेक्युलर स्टेट है, हमें पता चला प्रियम्बल से आया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, बिल्कुल है। फेडरल पॉलिसी है, बिल्कुल है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये चीज़ समझ आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 13, ये यूपीएससी ने 2015 में पूछा। अब इस चीज़ को समझिए आपने, यूपीएससी ने किस तरीके से क्वेश्चन को रखा। क्वेश्चन पूछा गया, देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज। पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है, यूपीएससी क्या बोल रही है आपसे, पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है। क्यों है? देखो अब, क्योंकि लोकसभा को इलेक्टेड डायरेक्टली लोगों के द्वारा करा जाता है, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जी नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर 2 को पढ़िए आप, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या इस वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम है? जी नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, राज्यसभा कैन नॉट बी डिजोल्व, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्या इस वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम है? जी नहीं। ऑप्शन नंबर 4, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? देखो मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं? ये होते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या होते हैं? एग्जीक्यूट करने वाले, एग्जीक्यूटिव्स। रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति, और लोकसभा को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए मेरा, देखिए अब आप जब थोड़ा पीछे जाएंगे और आप क्वेश्चन नंबर 6 यूपी पीसीएस 2010 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लेजिस्लेचर ही कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। और अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 में जाकर के यूपीएससी 2015 को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये घुमा के बात बोल रही जा रही है, बात वही बोली जा रही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए? बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को कंट्रोल करेगा और एग्जीक्यूटिव ही लेजिस्लेटिव के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा। समझ गए? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 सही है, बिल्कुल। चलिए साहब, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 को भी यूपीएससी ने ही 2017 में पूछा। इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे पूछा घुमा के। इन्होंने पूछा मेन एडवांटेज, सबसे मुख्य एडवांटेज पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या है? अब समझिए, अब हम चलते हैं ऑप्शन वाइज, इसको देखेंगे कि क्या चीज़ इलॉजिकल लिखी हुई है, क्या चीज़ लॉजिकल लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए, इन्होंने लिखा है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव
एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री जी, और लेजिस्लेटिव मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, ये एक दूसरे से स्वतंत्र है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अरे ऐसा नहीं होता है, मंत्री भी तो लोकसभा में से ही चुन के आएंगे और लोकसभा के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होंगे और लोकसभा में ही जवाब देना पड़ेगा। तो ऑप्शन 1 क्या है, नॉट पॉसिबल। ये क्या लिखा हुआ है, इलॉजिकल चीज लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड करता है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी को मोर एफिशिएंटली। देखो ये तो कोई भी सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी प्रोवाइड कर सकता है। भाई एक प्रेसिडेंट साहब आएंगे और वो 5 साल तक अपना चलाते रहेंगे कंटिन्यू पॉलिसी, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेन एडवांटेज नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में वही सेम चीज लिखी हुई है जो 2015 में पूछी थी। ऊपर के क्वेश्चन को ऑप्शन में देखो आप क्या लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 देख लिया आपने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3, एग्जीक्यूटिव रिमेन रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। एग्जीक्यूटिव क्या होगा, एग्जीक्यूटिव होगा लोक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम, ये सब मिलकर के क्या बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव। और ये रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति होंगे, ये रेस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के प्रति। और लेजिस्लेचर में कौन आएगा, लेजिस्लेचर में आएगी लोकसभा, राज्यसभा, ये सब लेजिस्लेचर आएगा टोटल। तो उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो यहाँ पे ऑप्शन में कर दिया एग्जीक्यूटिव, और लोकसभा और राज्यसभा को क्या बना दिया, लेजिस्लेचर। सेम बात लिखी है 2015 में जो पूछी थी वही 2017 के क्वेश्चन में पूछी है, सेम बात थोड़ा सा घुमा के बस वर्ड्स को वर्ड प्ले किया है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्यों लॉजिकल है ऑप्शन नंबर 4, इन्होंने पूछा हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन। देखो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्रेसिडेंट साहब। तो प्रेसिडेंट साहब को ये कह रहे हैं कि रिमूव नहीं किया जा सकता, उनको चेंज नहीं किया जा सकता बिना इलेक्शन के। देखो इंडिया में प्रेसिडेंट साहब को अगर हटाना हो तो उसके लिए हम क्या लेकर के आते हैं, इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट की जा सकती है भाई, इम्पीचमेंट में क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे मेन एडवांटेज पार्लियामेंट्री सिस्टम का, तो उसमें आपने ऑप्शन नंबर 1 को कैसे रिमूव किया, ऑप्शन नंबर 2 को कैसे रिमूव किया, ऑप्शन नंबर 3 तक आप कैसे पहुंचे पीवाईक्यू से, और ऑप्शन नंबर 4 को भी आपने कैसे रिमूव किया, समझ गए। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, भारत के संदर्भ में आपको एक चीज सोचनी है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है। अब देखो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 1 को देखो कैसे रखा गया है आपके सामने, मेंबर ऑफ कैबिनेट्स। मेंबर ऑफ कैबिनेट कौन होते हैं भाई, मंत्री लोग। मंत्री लोग कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव। तो सीधा सीधा किस चीज की बात की जा रही है, एग्जीक्यूटिव्स की। तो एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव एमपी नहीं होंगे तो कौन होंगे भैया, लोकसभा में से, राज्यसभा में से तो कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। तो मेंबर ऑफ कैबिनेट आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एक तो ये चीज पूछी गई है। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे इंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। भाई जब तक पार्लियामेंट में उनके पास संख्या बल है तो वो तो अपने ऑफिस में रहेंगे ना, उनको कैसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन 2 भी सही है। द कैबिनेट, कैबिनेट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको हेड कौन करता है, हेड ऑफ द स्टेट। जी नहीं, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या हुआ, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या हुआ, प्रेसिडेंट साहब। तो हेड ऑफ द स्टेट का मतलब हुआ प्रेसिडेंट साहब, और इनको कौन हेड करेगा, इनको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब जो है वो नॉमिनल हेड हैं। कैसे हेड है, नॉमिनल हेड हैं। प्राइम मिनिस्टर जी कैसे हेड हैं, ये रियल में हेड है। तो ये रियल हेड हैं, ये लोगों के द्वारा चुन के आए हैं। तो कैबिनेट किसके अंडर काम करेगी, जिनको लोगों ने चुन के भेजा है, और वो कौन है, पीएम साहब। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, गलत। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, 1 और 2 करेक्ट और 3 गलत है आपका। और ये कब पूछा गया था आपसे, यूपीएससी में 2013 में। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं आपको कि किस तरीके से आपको एक एक वर्ड्स को ही उसके अलग अलग टर्म्स में लिख करके, बात वही है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ो और समझो तो बात सेम बार बार की जा रही है, बात वही है, उसी को आपको बार बार घुमाया जा रहा है और आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2019 में हमसे पूछा था। चलिए, इन्होंने पूछा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में आप ये बताइए कि क्या चीज़ सही है। अब सबसे पहली चीज़ क्या पूछी इन्होंने, देखो इन्होंने पूछा है लेजिस्लेचर रेस्पॉन्सिबल है जुडिशरी के प्रति। जी नहीं, लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया,
हमारी पार्लियामेंट। क्या हमारी पार्लियामेंट रेस्पॉन्सिबल होगी जुडिशरी पे? जी नहीं, हमारी पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या लेजिस्लेचर रेस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिव को? उल्टा लिख दिया आपका, क्या कर दिया? उल्टा लिख दिया। होना क्या चाहिए? एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए। लेजिस्लेचर में ज्यादा संख्या है भाई, 542 लोग थोड़े 31 लोगों के लिए या 32 लोगों के लिए 50 लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। नहीं, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो 50 लोग बन के बैठे हैं ना, वो लोग 542 के प्रति जिम्मेदार होंगे। तो इसको क्या लिख दिया? उल्टा लिख दिया। इस तरीके से ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 में क्या लिखा हुआ है? इन्होंने लिखा है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है। जी नहीं, लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? लोकसभा। और प्रधानमंत्री क्या अलग अलग है? जी नहीं, लोकसभा से ही तो प्रधानमंत्री जी चुन के जाते हैं। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, ये दोनों मिले हुए हैं, एक ही तो हैं। ऑप्शन नंबर 4, प्रेसिडेंट रेस्पॉन्सिबल है जुडिशरी के प्रति। ये कैसा मजाक है? प्रेसिडेंट साहब क्यों रेस्पॉन्सिबल होंगे जुडिशरी के प्रति भाई? तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो गया। अब आपको समझना है यहाँ पे जो फीचर्स लिखे हुए हैं ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, इसको रोक करके समझिएगा, बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है? एग्जीक्यूटिव हमेशा रेस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर के प्रति। इस चीज का रट्टा मार देना, क्योंकि बार 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 इसी चीज को पूछा जाएगा, घुमा घुमा के पूछा जाएगा आपसे। इंडिया में क्या होगा? एग्जीक्यूटिव को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है लेजिस्लेचर के प्रति। किसको? एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के प्रति। किसको? एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के प्रति। दूसरी चीज, मेजॉरिटी पार्टी का रूल होगा। जिसके पास मेजॉरिटी होगी, जिसके पास संख्या बल ज्यादा होगा, वो ही सरकार बनाएगा। सिंपल चीज है। नंबर 3, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी भाई। अगर किसी एक बंदे ने कोई कांड किया है तो सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर किसी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने काम किया है तो पूरी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक सरकार के किसी एक मंत्री ने घोटाला कर दिया तो सरकार ये थोड़ी कह के साइड खड़ी हो जाएगी कि भैया देखो उसने किया है, अब वो जाने और आप लोग देख लो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जी नहीं, सरकार का भी लेना देना होता है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसी चीज को क्या बोला जाता है? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, नंबर 4 पे लिखा हुआ है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। समझ गए इन दोनों का डिफरेंस? पॉलिटिकल होमोजिनिटी होनी चाहिए, होमोजिनियस होना चाहिए पॉलिटिकली। ये नहीं कि भाई साहब कोई चीज विपक्ष में आ गई आपके तो मार दो, काट दो, चीर दो, फाड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भाई। सब मिलकर के काम करो, पॉलिटिकली होमोजिनियस रहो। डबल मेंबरशिप क्या होनी चाहिए? डबल मेंबरशिप। फिर क्या होनी चाहिए? लीडरशिप किसकी होनी चाहिए? लीडरशिप होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब की। ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक फीचर होता है कि लीडर कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, प्रेसिडेंट साहब नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है जी डिजोल्यूशन होना चाहिए लोअर हाउस का। लोअर हाउस किसको बोला जाता है? लोकसभा को। लोकसभा को भंग कर देना चाहिए हर 5 साल के बाद। एक टर्म बना दिया। ऐसा नहीं है कि लोकसभा को भंग ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम डिजोल्यूशन नहीं करेंगे लोअर हाउस का, लोकसभा का, तो कोई बंदा एक बार चुन के प्रधानमंत्री आएगा और वो फिर बोलेगा कि भैया अब तो डिजोल्व करनी ही नहीं है, अब तो हम पूरी जिंदगी के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे। तो उससे क्या आ जाएगा? डिक्टेटरशिप। सीक्रेसी होनी चाहिए प्रोसीजर की, सभी लोग सीक्रेसी बरतेंगे। ऐसा नहीं कि भाई साहब कल को खुफिया जानकारी जो है वो एक दूसरे के बारे में कीचड़ उछाल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो 9 फीचर्स हैं आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म के, इनको समझिएगा और याद कर लीजिएगा। एक बार याद नहीं होते हैं, 2 बार पढ़ के समझिए, 3 बार पढ़ के समझिए, लेकिन याद हो जाना चाहिए ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यूपीएससी ने आपसे 2017 में क्वेश्चन और पूछा। इन्होंने पूछा कि कौन सा प्रिंसिपल है जो कि कैबिनेट फॉर्म बनाता है गवर्नमेंट की? कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट होता है एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव किस में होता है? लेजिस्लेचर में। तो ये एक्चुअली किस चीज़ की बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट गवर्नमेंट की। तो ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसका आंसर आप कैसे दोगे। ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ो। एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइज द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अच्छा, whose responsibility are complex and hard to carry out satisfaction of all। क्या कोई सरकार अपना क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहेगी? क्या हमारा संविधान इस चीज़ को अलाउ करेगा कि भाई साहब कोई भी सरकार अपना क्रिटिसिज्म ना सुने? तो इससे तो हम क्या बन जाएंगे? धीरे धीरे डिक्टेटर बन जाएंगे भैया। हमको नहीं सुननी अपनी बुराई, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्या ऐसी सरकार हो सकती है? क्या ऐसी कैबिनेट हो सकती है? नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? इलॉजिकल। ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ते हैं अब। ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया है एक मैकेनिज्म लेकर के आइए जो कि स्पीड बढ़ाए एक्टिविटीज की गवर्नमेंट की
और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती चली जाए दिन बाई दिन। क्या बच्चों वाली बात लिखी हुई है ये कह रहे हैं कि कैबिनेट जो होगी वो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को बढ़ा देगी। आज 10 फैसले लिए, कल 50 लेंगे, परसों 100 लेंगे, उससे अगले दिन 150 लेंगे, उससे अगले दिन 250 लेंगे, उससे अगले दिन 500 लेंगे। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई गेम थोड़ी चल रहा है। एक एक फैसला लोगों की तकदीर बदल सकता है, एक एक फैसला लोगों के लिए सुविधा पैदा कर सकता है, और एक एक फैसला सरकार का कुछ लोगों के लिए दुविधा पैदा कर सकता है। उन पे प्रॉपर डिस्कशन होते हैं, प्रॉपर बहस होती है, तब जाके कोई कानून आता है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाएंगे दिन प्रतिदिन, एक्टिविटीज को स्पीड अप कर देंगे, क्या हुआ? इलॉजिकल बात, ये कोई सर्कस थोड़ी चल रहा है। तो ऑप्शन 1 भी इलॉजिकल है और ऑप्शन 2 भी आपका इलॉजिकल है। ऑप्शन नंबर 3, एक मैकेनिज्म लाएंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो एंश्योर करेगा कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? गवर्नमेंट की। किसके लिए? लोगों के लिए। अरे यही तो चाहिए कि गवर्नमेंट कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल रहे लोगों के लिए। बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट जब कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल रहेगी लोगों के लिए, तभी तो आपको समझ आएगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। ऑप्शन नंबर 4 क्यों गलत लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में कह रहे हैं ये एक डिवाइस है ऐसी जो कि स्ट्रेंथ करेगी हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अरे हैंड मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन हुआ? प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब के हाथों को मजबूत करना है। किस लिए? किस लिए करना है? वूज होल्ड ओवर द पीपल, जिनका कंट्रोल लोगों के ऊपर रहेगा। अरे बाबू आप डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं, तो आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? डिक्टेटरशिप बनाने की। ऑप्शन नंबर 4 भी आंसर नहीं होगा। और ये आपसे कब पूछा गया था? यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा। यूपीएससी के क्वेश्चंस को देख के आपको डरना नहीं है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन ऑप्शंस का मतलब समझिए कि क्या ये चीज़ भारत का संविधान लागू करने देगा? जी नहीं। जो आपको सबसे सही लगेगा वही आपका आंसर होगा। बहुत सारी चीज़ें इलॉजिकल लिखी जाएगी, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। 18 में पूछा गया है कि अगर प्रेसिडेंट साहब की गवर्नमेंट हो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास रहेंगी? देखो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है ना, उसमें तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास रहती है? प्राइम मिनिस्टर जी के पास रहती है। तो सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंशियल अगर गवर्नमेंट होगी तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास रहेगी? प्रेसिडेंट के पास। कैबिनेट के पास भी नहीं रहेगी, लेजिस्लेचर के पास भी नहीं रहेगी, और अपर हाउस के पास भी नहीं रहेगी। सिंपल चीज़। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में 2008 और 2009 दोनों साल पूछा गया है। चलिए साहब, इन्होंने पूछा है कि कार्डिनल फीचर्स का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के? क्या हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं? बिल्कुल हैं। प्रियम्बल में मैंने आपको एक कीवर्ड बताया था, याद आया? वीसी कूलर में बैठ करके हो रही थी डॉक्टर्स की। क्या हो रही थी? वीसी कूलर में बैठ के हो रही थी डॉक्टर्स की। वी से क्या बनेगा? सोवरेनिटी। सी से क्या बनेगा? सोशलिज्म। SOC, सी वर्ड से क्या बनेगा? सोशलिज्म। कूलर से क्या बनेगा? सेक्युलर। और DR का मतलब क्या था वहां पे? D से था डेमोक्रेटिक और R से था रिपब्लिक। तो हमारी प्रियम्बल में ही इंडिया डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहां से उठाया है इन्होंने? प्रियम्बल से। क्या है? इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 2, क्या इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? जी हाँ, हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म को नहीं अपनाया, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ही काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3, सुप्रीम पावर किसके पास है? सुप्रीम पावर किसके पास है? सुप्रीम पावर है जी लोगों के पास, पीपल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कौन है इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशन है। और सुप्रीम पावर किसके पास है? पीपल ऑफ इंडिया। कैसे? अब समझिए, प्रियम्बल के पहले 2-3 वर्ड दोहराइए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग खुद को समर्पित कर रहे हैं। ये प्रियम्बल, ये संविधान हमने खुद को समर्पित किया हुआ है। अगर आज कोई सरकार ऐसा डिसीजन लेती है जो कि डिक्टेटरशिप की तरफ जाता है, उसको अगले साल इलेक्शन में भी जाना है, 2 साल बाद इलेक्शन में भी जाना है, लोग उसको हटा के फेंक देंगे। 1975 में श्रीमती इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, लोगों ने हटा के सरकार को साइड में खड़ा कर दिया था कि हटिए, आप साइड होइए। ठीक है, तो सुप्रीम पावर किसके पास है? लोगों के पास है इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि पार्लियामेंट पॉलिटिकल सिस्टम जो इंडिया का है वो एक यूनिफाइड अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। यूनिफाइड अथॉरिटी का मतलब क्या है? एक सिंगल अथॉरिटी। जी नहीं, हमारे यहाँ पे कुछ भी सिंगल अथॉरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? ये कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम थोड़ी है। सिंगल अथॉरिटी कौन होते हैं? प्रेसिडेंट साहब होते हैं। हमारे पास तो PM भी है, हमारे पास तो लेजिस्लेचर भी है, हमारे पास तो
बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 किसी भी हाल में सही नहीं होगा। आंसर होगा इसका 1, 2 एंड 3। एक एक वर्ड आपको समझा दिया है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज सही है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है इंडिया एक सोवरन स्टेट है। क्या इंडिया सोवरन स्टेट है? बिल्कुल सही बात है, सोवरन तो स्टेट है भाई। क्या इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है? जी हाँ, डेमोक्रेसी भी है हमारे यहाँ पे। क्या इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है? वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या हुआ कि हम सभी की भलाई में यकीन रखते हैं, एक ऐसी स्टेट है, हम ऐसा देश है जिसमें सभी का वेलफेयर सोचा जाता है। बिल्कुल सही बात है, चारों ही ऑप्शन सही है। इनको एक बार अच्छे से रोक के समझने के बाद इनको क्या करना है, आपको याद कर लेना। इंडिया में डेमोक्रेसी भी है, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट भी है, और जी इंडिया डेमोक्रेटिक में भी यकीन रखता है, और इंडिया सोवरन स्टेट तो है ही है। क्वेश्चन नंबर 21, इन्होंने पूछा है कि कौन सी चीज फीचर नहीं है इंडियन पॉलिटी का, यानी कि 3 चीज तो है और एक चीज फीचर नहीं है। देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ो। क्या गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर इंडिया में कुछ नहीं। गवर्नमेंट को फॉलो तो करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। क्या हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? बिल्कुल है जी, हम डेमोक्रेसी से तो चुन के आए हैं, कोई ऑटोक्रेसी थोड़ी है यहाँ पे। रूल किसका चलेगा? रूल चलेगा लॉ का, रूल ऑफ लॉ होगा, लॉ से बढ़ के कोई नहीं। आप बेशक से इस देश के कितने भी बड़े रईस उद्योगपति हैं और एक गरीब भी, दोनों किसके अंडर आएंगे? कानून के अंडर आएंगे। तो रूल ऑफ लॉ तो चलेगा। क्या नहीं चलेगा? ऑप्शन नंबर 4, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं चलेगी। अथॉरिटी से जो गवर्नमेंट चलाना चाहेगा, जो जबरदस्ती करके गवर्नमेंट चलाना चाहेगा, वो नहीं चलेगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हमारा फीचर नहीं हो सकता। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लोग हैं वो अथॉरिटी से ही, तो देखो हम अंग्रेजों की अथॉरिटी से ही तो आज़ाद होकर के आए थे, हम उनके अत्याचारों से ही तो आज़ाद होकर के आए थे। क्या हम चाहेंगे कि हमारा देश फिर से अथॉरिटी में चला जाए, फिर से गुलाम हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कभी भी इंडियन पॉलिटी का फीचर नहीं हो सकता। सिंपल लॉजिक है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? अथॉरिटी का मतलब है पावर, कहाँ से मिलती है? तो सबसे पहली चीज देखो, इसमें 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पावर मिल सकती है? जी नहीं। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे सकते हैं? जी नहीं। क्या इंडियन पार्लियामेंट दे सकती है? जी नहीं। कौन देगा? भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं। सुप्रीम क्या है हमारे यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो लिखा गया है वो ही सबसे बड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में एक एसर्शन पूछा गया आपसे। एसर्शन क्या है? क्या इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? जी हाँ, बिल्कुल इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। रीजन क्या लिखा हुआ है इसका? रीजन लिखा हुआ है इंडिया हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। ये बात सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्या पता हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होता और हम डेमोक्रेसी को साइड कर देते, ये भी तो हो सकता था ना। तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सही बात है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से हम डेमोक्रेटिक नहीं है। समझ गए आप? तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को समझिए अब आप। अच्छा, ये जो इनके साथ एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं, अगर आप लोगों का मन हो तो आप लोग पढ़ते जाइएगा, इनको रोक रोक करके वीडियो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को एक, अगर हमको गुड गवर्नेंस चलानी है, क्या चलानी है? एक अच्छी सरकार चलानी है, तो हमें क्या नहीं करना है? नोट अ फीचर। अच्छी सरकार को क्या अकाउंटेबल होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी तो सबसे जरूरी है। अकाउंटेबल नहीं होंगे तो भैया अच्छी सरकार कैसे चलेगी? क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, सब काम साफ स्वच्छ तरीके से होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या रूल ऑफ लॉ होना चाहिए? लॉ का रूल होना चाहिए? बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ तो होना ही चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए उसमें? रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए। रेड टेपिज्म मतलब क्या होता है? फाइल को एक ही जगह पे रोक करके बैठ जाना। अरे फाइल लटकी हुई है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, सालों तक फाइल रुकी हुई है, काम ही नहीं चल रहा है, तो रेड टेपिज्म उस पर
नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा आपका? रेड टेपिज्म। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ, ये तो तीनों बेसिक चीजें हैं, तो गुड गवर्नेंस में, अच्छी सरकारों में होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यूपीएससी ने 2009 में पूछा आपसे, वेलफेयर स्टेट का मकसद क्या है? देखो, वेलफेयर स्टेट का मकसद आपसे पूछा गया, व्हाट इज द एम ऑफ वेलफेयर स्टेट। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ते हैं। इन्होंने कहा सिक्योर कीजिए मैक्सिमम वेलफेयर मैक्सिमम नंबर्स का। जी नहीं, मैक्सिमम वेलफेयर मैक्सिमम नंबर्स का। अब मैक्सिमम नंबर्स कौन डिसाइड करेगा भैया? ऐसे थोड़ी सरकार चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या सही होगा? मैनेजमेंट कीजिए वेलफेयर किसका? वीकर सेक्शंस का, जो कमजोर तबका है, जो वीक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका वेलफेयर कीजिए। उसको क्या बोला जाएगा? वेलफेयर स्टेट। ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा है? प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। जी नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। अब आपको एक चीज समझाता हूं मैं। देखो, वेलफेयर स्टेट में अगर आपसे लक्ष्य पूछा गया है तो वेलफेयर स्टेट में वेलफेयर वर्ड तो आना ही चाहिए। तो ऑप्शन 1 में भी वेलफेयर लिखा हुआ है, ऑप्शन 2 में भी वेलफेयर लिखा हुआ है। अब किसका वेलफेयर जरूरी है? ज़्यादातर लोगों का वेलफेयर जरूरी है या कमज़ोर लोगों का वेलफेयर जरूरी है? अब आप अपने दिमाग से सोच के देखिए कि अगर आप सरकार हैं तो आप किसका वेलफेयर करना चाहेंगे? ज़्यादा किसको ज़रूरत है? ज़्यादा लोगों को या गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को? तो आप कमज़ोर लोगों को करना चाहेंगे, तो सरकार कमज़ोरों के साथ खड़ी होती है। तो आप किस पे जाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 पे, मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस। और ये कब पूछा गया था आपसे? यूपीएससी 2009 में क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। इन्होंने कहा स्टेट इज एवरीवेयर, सरकार तो सब जगह है। इट लीव्स हार्डली अ गैप, द स्टेट इज एवरीवेयर, इट्स लीव हार्डली अ गैप। अगर सरकार सब जगह है तो सभी का क्या करना चाहेगी भाई? वेलफेयर करना चाहेगी। क्या करना चाहेगी? वेलफेयर करना चाहेगी। तो ऑप्शन 1 सही होगा। अब इसमें जो बाकी 3 ऑप्शन है ना, वो क्यों नहीं होंगे? देखो, कम्युनिस्ट स्टेट है, कम्युनिस्ट स्टेट अगर होगा तो क्या वो सभी जगह होगा? जी नहीं, जरूरी नहीं है। कहीं कहीं पे क्या होगा? फिर कैपिटलिस्ट भी तो होंगे, तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा। पुलिस स्टेट अगर होगा तो क्या वो सब जगह होगा? जी नहीं, कितने लोग लेकर क्या हो गया यार एक पुलिस स्टेट बना के। डेमोक्रेटिक स्टेट है अगर, क्या वो सब जगह होगा? जरूर पॉसिबिलिटी नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा कि वो सभी जगह हो। तो आंसर क्या होगा? एक वेलफेयर स्टेट के बारे में लिखा हुआ है ये, इसको आप याद कर लीजिएगा कि वेलफेयर स्टेट सभी जगह होता है। इसको यूपीएससी किसी भी तरीके से उठा के पूछ सकती है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन्होंने पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फिलॉसफी में क्या चीज़ शामिल नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या हम वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी को अपनाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं अपनाएंगे भाई, वेलफेयर तो करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 पूछा गया है, क्या हम सोशलिस्ट स्टेट बनेंगे? भाई हमारी प्रियम्बल में आया है, वीसी में जो 2 वर्ड थे, वीसी, सी से क्या था? सोशलिस्ट था। ऑप्शन नंबर 3 में पूछा गया, क्या हम पॉलिटिकली इक्वालिटी अपनाएंगे? भैया सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सभी को राजा बनने का भी अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 तो सही बात कह रहा है, कोई भी इलेक्शन लड़े, कोई भी वोट दे, सबको होना चाहिए भाई पॉलिटिकल इक्वालिटी का तो अधिकार। क्या नहीं होना चाहिए? हम एक कम्युनिस्ट स्टेट नहीं बनना चाहेंगे। क्या नहीं बनना चाहेंगे? हम कम्युनिस्ट स्टेट नहीं बनना चाहेंगे। ये क्या है? यूपी में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, यूपी पीसीएस में 2005 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इन्होंने पूछा है कौन सी चीज़ है जो सही है। ऑप्शन नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंशियल। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बनवाता है? जी नहीं। कैसी गवर्नमेंट बनवाता है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इंडिया इज अ टिटुलर मोनार्की। जी नहीं, हम मोनार्की नहीं हो सकते। हम क्या हैं? हम डेमोक्रेसी हैं। यहाँ पे कोई राजा का बेटा राजा थोड़ी बनता है। एक हमारे आज के टाइम में चाय वाले भी प्रधानमंत्री जी हैं, कल को कोई और भी उठ के प्रधानमंत्री बन सकता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो हम मोनार्की नहीं है। इंडिया इज अ अरिस्टोक्रेसी। क्या इंडिया अरिस्टोक्रेसी में चलता है कि भाई रईस लोगों का ही राज होगा, कुछ चुनिंदा लोगों का? जी नहीं, सबका है भाई। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 4, इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है।
इस चीज़ को जितनी बार आप रिपीट करते चले जाएंगे अभी उतनी ही चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होता चला जाएगा और उतना ही अच्छे से आपको समझ आता चला जाएगा कि किस वर्ड की अहमियत क्या होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हमारा मेन सोर्स क्या है पॉलिटिकल पावर का। अगर इंडिया में कोई पॉलिटिकल पावर है तो मेन सोर्स क्या है, कहाँ से आ रही है वो पॉलिटिकल पावर। मेन सोर्स होगा उसका लोग, द पीपल। लोग जिसको चुनेंगे, पीपल जिसको चुनेंगे वही पॉलिटिकल पावर बन जाएगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल पावर का सोर्स हो सकता है? जी नहीं। क्यों नहीं हो सकता? कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी किसी को चुनता है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या लेना देना भाई। क्या पार्लियामेंट पॉलिटिकल पावर का मेन सोर्स हो सकती है? जी नहीं। पार्लियामेंट में तो जिसको आप चुन के भेजोगे वो जाएगा। क्या प्रेसिडेंट साहब पॉलिटिकल पावर का मेन सोर्स है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनल हेड हैं, कोई रियल एग्जीक्यूटिव थोड़ी ना है कि भाई उनके पास सोर्स ऑफ पावर होगी इतनी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में भी आपसे वही चीज़ पूछी गई है घुमा करके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होगा, चलिए साहब ये देखते हैं इसमें क्या होगा। बेसिक फीचर क्या है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का, अब इसको बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं पूछा गया आपसे, यहाँ पे पूछा गया है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। क्या पूछा गया है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। क्या प्रेसिडेंट साहब कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही रिजिड बनाएंगे कि भाई साहब उसको कोई चेंज ही ना कर सके? हो सकता है बना दे, हो सकता है नहीं बना दे। क्या वो सिंगल एग्जीक्यूटिव रखना चाहेंगे कि भाई एक अकेला मैं ही हर चीज़ का फैसला लूँ? भाई हो सकता है रखना चाहे। क्या वो सुप्रीमेसी लेकर के आएंगे लेजिस्लेचर की? जी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया? इलॉजिकल। सुप्रीमेसी वो लेजिस्लेचर की बिल्कुल नहीं लेकर के आना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी आ गई तो क्या बन जाएगा वो, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया ना, तो ये तो पार्लियामेंट ऊपर आ जाएगी। क्या वो रेजिडुअल पावर्स, जो बची हुई पावर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, क्या वो स्टेट को देना चाहेंगे प्रेसिडेंट साहब? जी नहीं, वो अपने पास रखना चाहेंगे। सिंपल बात है। अब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से देखिए किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे वो। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड करेंगे या फिर सिंगल एग्जीक्यूटिव खुद के पास ज़्यादा पावर्स रखना चाहेंगे? सिंपल सी बात है, इंसान की फितरत है वो सिंगल एग्जीक्यूटिव, सिंगल हैंडेड पावर रखना चाहेगा अपने हाथों में। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका? बी। तो आंसर क्या बनेगा इसका? बी। देखिए अब पहली वीडियो में हम 30 क्वेश्चनों को रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का पार्ट 2 बनाएंगे और उसमें हम क्या रखेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को रखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए, थैंक यू।